माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इस वीडियो में करने वाले हैं माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इसे ड्राइव करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को करने का उद्देश्य क्या था। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस द एटमॉस्फेयर इज सराउंडिंग बाई एन इमेजिनरी मीडियम नोन एज ईथर। हाइगेंस के अनुसार जो धरती का बाहरी आवरण है या उसका सराउंडिंग है वो एक इमेजिनरी मीडियम से बना हुआ है जिसका नाम उसने ईथर दिया था। ईथर इज ए हाइपोथेटिकल मीडियम। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ लाइट वेव रीच अस फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू फ्री स्पेस। ईथर एक हाइपोथेटिकल क्या था, मीडियम था, विच इज जो उसने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि सूर्य से जो प्रकाश किरणें हैं वो धरती तक पहुंचती हैं फ्री स्पेस के द्वारा। वो कैसे पहुंचती हैं, क्योंकि वेव्स को चलने के लिए, साउंड वेव्स हों या लाइट वेव्स हों, उन्हें दोनों को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव या गैस। तो हाइगेंस के अनुसार वे ट्रेवल कैसे करती हैं फ्री स्पेस में, तो उसने अपना कंसेप्ट दिया था कि वो ईथर के थ्रू ट्रेवल करती है। मीन्स सन और अर्थ के बीच एक मीडियम है जो उसने ईथर कहा, जो एक हाइपोथेटिकल मीडियम था। उसी कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट किया गया था। इट इज ए ट्रांसपेरेंट, हाईली इलास्टिक एंड वेरी लो डेंसिटी मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट, हाईली इलास्टिक और वेरी लो मीडियम है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड सेम एट ऑल प्लेन इन फ्री स्पेस। इट कंसिडर एज ए स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमने यहाँ पर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर कंसिडर किया है इस डेरिवेशन को ड्राइव करते समय। इस डेरिवेशन में बेसिकली हमें ये देखना है कि सन और अर्थ, इनके बीच में कोई मीडियम है भी या नहीं है। हाइगेंस के अनुसार एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका नाम उसने ईथर दिया था, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर कुछ मीडियम है या नहीं है, या लाइट फ्री स्पेस में ट्रेवल कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। The relative motion of bodies is affected by the presence of this imaginary medium। यदि अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम होगा तो उनके बीच जो भी रिलेटिव मोशन होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू दिस इमेजिनरी मीडियम। ईथर बेसिकली कोई केमिकल नहीं है। एज ए ट्रांसपेरेंट, हाईली इलास्टिक मीडियम एज्यूम किया गया है, केवल कल्पना की गई है उसकी हाइगेंस के द्वारा। तो उसी के कंसेप्ट को आज क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में क्या था, है या नहीं है। टू एक्सप्लेन द हाइगेंस कंसेप्ट ऑफ ईथर, माइकलसन मोर्ले डिड एन एक्सपेरिमेंट। हाइगेंस के कंसेप्ट को, जो ईथर का कंसेप्ट था हाइगेंस का, उसे ही क्लियर करने के लिए माइकलसन मोर्ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन दिस एक्सपेरिमेंट द टाइम डिफरेंस देयर एग्जिस्ट सम पाथ डिफरेंस। यानी टाइम डिफरेंस के कारण जो पाथ में डिफरेंस है, किसी लाइट सोर्स की, लाइट्स वेव्स के पाथ में जो डिफरेंस है वही यहाँ पर पता करेंगे। इफ सच पाथ डिफरेंस अकर्स, यदि हमें कुछ पाथ डिफरेंस मिलता है तो हाइगेंस कंसेप्ट इज करेक्ट। तो हाइगेंस कंसेप्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। और यदि कोई पाथ डिफरेंस नहीं मिलता है तो हाइगेंस कंसेप्ट इज रॉन्ग। तो हाइगेंस का जो कंसेप्ट है वो रॉन्ग होगा अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। ये गाइस इसका कंबाइन फुल डायग्राम है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का। चलिए देखते हैं। इससे पहले क्या है, स्मॉल डायग्राम के थ्रू हमने थोड़ा से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वो डायग्राम इसमें भी है, लेकिन सबसे पहले बेसिकली स्मॉल डायग्राम से हम देखते हैं। तो गाइस माइकलसन, तो चलिए इसके कुछ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स समझ लेते हैं। देयर इज ए सेमी सिल्वर्ड गिलास प्लेट, एक गिलास मिरर भी हम इसे कह सकते हैं। पी, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो हमने 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके रखा था।
एंड टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो मिरर M1 और M2 हमने कंसीडर किए हैं जो म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट P, जो हमारा P मिरर था उससे दोनों M1 और M2 क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। देयर इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S, हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S लिया है। इन फ्रंट ऑफ गिलास प्लेट P, जो P प्लेट का गिलास है यानी P गिलास है उसके बिल्कुल सामने है। द स्पीड ऑफ लाइट इज C एंड द वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम अर्थ इज सेम एज आउन, यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या एज्यूम की है, C है, और वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस यानी अर्थ को हमने एक रेफरेंस फ्रेम के तौर पर यहाँ पर एज्यूम किया है, वो क्या है, वो सेम ही है जो अर्थ की स्पीड होती है उसके। लेट्स द इमेजिनरी मीडियम ईथर इज स्टेशनरी, यहाँ पर हमने इमेजिनरी मीडियम को स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर एज्यूम किया है। एंड अर्थ इज मूविंग एट देयर वेलोसिटी, और अर्थ अपनी वेलोसिटी से ही मूव कर रही है। तो यहाँ पर इन पॉइंटों को समझ लेते हैं। ऐसा हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया, उसके सामने हमने एक प्लेन मिरर रख दिया जो कि क्या है, सेमी सिल्वर्ड है, यानी उसका कुछ पोर्शन से हम लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बाकी के पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होगी अपर और लोअर डायरेक्शन में, ठीक है। इसे हमने 45 डिग्री पर यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब हम इसके सामने जस्ट मिरर P के सामने एक मिरर फुल्ली सिल्वर्ड मिरर M2 रख देते हैं जो कि L डिस्टेंस पर होगा, और इसी के ऊपर L डिस्टेंस पर ही एक और मिरर रख देते हैं M1 जो कि फुल्ली सिल्वर्ड मिरर होगा। अब गाइस ये हमारा जो पूरा डायग्राम है ये हम एज्यूम कर रहे हैं अर्थ पर, यानी अर्थ हमारी एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वर्क कर रही है जो कि v वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, सूर्य के चक्कर काट रही है। हमने ये यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, तो v से मूव कर रहा है हमारा ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके जस्ट नीचे हम टेलीस्कोप लगा देते हैं जिसे हम माइकलसन टेलीस्कोप भी कहते हैं। तो गाइज इस माइकलसन टेलीस्कोप के थ्रू हम जो हमें फ्रेंच प्राप्त होंगी उनके पाथ डिफरेंस को एज्यूम करेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस P M1 और P M2, यानी P से लेकर, ये मैंने पॉइंट P मान लिया, P से लेकर M2 की डिस्टेंस और P से लेके M1 की डिस्टेंस हमारी क्या है, L है, जो कि सेम है L और L, ठीक। नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू V अलोंग द पेथ, यानी जब लाइट यहाँ पर ट्रांसमिट हुई तो लाइट की वेलोसिटी क्या थी, जबकि हमारा ये पूरा फ्रेम v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, जब यहाँ पर लाइट ट्रांसमिट हुई तो ट्रांसमिट होने वाली लाइट, जो ये वाली लाइट है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी अलोंग v, वो होगी गाइज, लाइट सोर्स की वेलोसिटी क्या होती है, c, तो वो होगी c माइनस v, क्योंकि ये भी इसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो c में से इस v की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो गाइज pm2 की वो क्या हो जाएगी वेलोसिटी, वो हो जाएगी c माइनस v, c क्या होगी, लाइट सोर्स की वेलोसिटी, माइनस v इस पूरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी। तो गाइस pm2 यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रेस्पेक्ट टू v अलोंग द पाथ ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट ट्रांसमिट हो गई उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c तो हो गई लाइट की वेलोसिटी, माइनस वो वेलोसिटी हम माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन से हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, यानी इसमें से हम v क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी ये वेलोसिटी मिल जाएगी अलोंग v। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, इन बैकवर्ड ट्रिप वेलोसिटी pm2 से मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है, pm2 की वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इसकी वैल्यू थी वो क्या थी, c माइनस v, यानी लाइट की वेलोसिटी c
और माइनस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी v, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में थे क्योंकि ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में था और लाइट भी सेम डायरेक्शन में थी। तो लाइट की वेलोसिटी में से हमने इसकी वेलोसिटी माइनस कर दी थी। अब देखते हैं जब ये यहाँ पर टकराई, लाइट मिरर से क्या इंसिडेंट हुई, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, उसी डायरेक्शन में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की, वो देखते हैं। वो होगी हमारी c, यानी सेम स्पीड ऑफ लाइट c माइनस, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगी उसमें c प्लस v। तो अपोजिट डायरेक्शन में इन बैकवर्ड ट्रिप में क्या हो जाएगी वेलोसिटी, c प्लस v। इफ t1 इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय दिस रे टू ट्रेवल फ्रॉम PM2 एंड बैक, यानी हमने मान लिया यहाँ पर t1 टाइम जो रे ने लिया है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, कहाँ से, P से लेकर और M2 की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, यानी जाने के लिए भी और मिरर से टकरा कर वापस आने के लिए भी। तो वो दोनों टाइम मिलाकर क्या है, t1 है। यानी P से लेकर M2 के बीच जाने में और इस लाइट सोर्स को आने में, यानी इस इंसिडेंट होने के बाद वापस आने में जो टाइम है वो t1 है। तो टोटल टाइम t1 कितना होगा, लाइट सोर्स को जाने में लगा समय और लाइट सोर्स को इंसिडेंट होकर या रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में लगा समय। तो टाइम क्या होता है हमारा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी, l थी, क्योंकि रेज ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, l डिस्टेंस ट्रेवल की थी, रे ने ये वाली l डिस्टेंस ट्रेवल की थी। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू l और वेलोसिटी इक्वल्स टू c माइनस v। ये वेलोसिटी किसके लिए होगी, जाने के लिए। तो ये हो गई गाइज हमारी l अपॉन c माइनस v, यानी जाने में लगा समय, प्लस आफ्टर रिफ्लेक्शन आने में लगा समय, वो भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो l अपॉन c प्लस v, यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये भी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये जाने में और ये रिफ्लेक्ट होकर आने में लगा समय। तो टोटल टाइम t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l अपॉन c माइनस वी प्लस l अपॉन c प्लस वी। तो चलिए इसे आगे सोल्व करते हैं। t1 इक्वल्स टू, यहाँ पर l कॉमन है तो l कॉमन ले लेंगे, l 1 अपॉन c माइनस वी प्लस 1 अपॉन c प्लस वी इक्वल्स टू l, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर c प्लस वी प्लस c माइनस वी। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पर v नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगी l 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये हो जाएगा गाइस हमारा, l के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2lc अपॉन c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पर 2lc अपॉन, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने सी स्क्वायर जब बाहर ले लिया तो सी स्क्वायर की डिवाइड इनमें दोनों में हो जाएगा, तो इस सी स्क्वायर के इसके साथ जब डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब गाइज यहाँ पर एक सी से एक सी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बच जाएगी 2l अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो चलिए इसे यहाँ से आगे करते हैं। 2l अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब गाइज ये ऊपर जाएगी तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर तो पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इसकी पावर -1। नाउ
अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। According to binomial expansion, we know that 1 minus x की पावर n इक्वल्स टू 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर केवल इस टर्म के लिए यहाँ पर सोल्व करना है, तो इस टर्म के लिए सोल्व करेंगे तो n की पावर हमारी आगे आ गई है। ये यानी हम इसे ऐसे एज्यूम कर लेंगे 1 माइनस एक्स की जगह पर ये पूरी टर्म है यहाँ पर, इसकी पावर n मीन्स पावर n। तो इस टर्म के लिए इसे यहाँ पर सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा t1 इक्वल्स टू आ जाएगा गाइज 2l/c, और n आगे आ गया है तो ये -1 यहाँ पर जब आ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा गाइज हमारा 1 प्लस, क्योंकि ये -1 था और ये n था तो n हमारा यहाँ पर आगे आ गया है x के साथ में। ये हमारा x था, ये x है, ये हमारा x था, तो ये हमारा 1 यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये चिन्ह हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 1 प्लस v²/c² हमें यहाँ पर टर्म मिल जाएगी। अप्रोक्स। तो गाइज t1 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है 2l/c 1 प्लस v²/c²। वो जो कंडीशन सोल्व की थी वो हमने जब की थी जब हम फ्रेम को देख रहे थे एज ए स्टेशनरी फ्रेम, लेकिन जब ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो हमने एज्यूम किया जब हम यानी स्टेशनरी मीडियम यानी ईथर वाले मीडियम से देखते हैं तो हमें अर्थ मूव करती हुई दिखेगी, किसके साथ, वी वेलोसिटी के साथ, तो हमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। उस इफेक्ट के लिए हम ये डायग्राम बनाएंगे। वो कंडीशन थी जब हम स्टेशनरी फ्रेम से अर्थ पर देख रहे थे और अर्थ भी स्टेशनरी की तरह वर्क कर रही थी, लेकिन हमें पता है हम स्टेशनरी फ्रेम ईथर में हैं और अर्थ क्या है, वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, तो हमें कुछ चेंज, कुछ इफेक्ट वेलोसिटी के कारण देखने को मिलता है। तो हम खुद को एज्यूम कर लेते हैं हम स्टेशनरी फ्रेम यानी ईथर में खड़े हैं, यानी फ्री स्पेस में खड़े हैं, और हम वहाँ से अर्थ को एज्यूम कर रहे हैं, तो अर्थ वी वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो चलिए इसके लिए हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, सेम वही डायग्राम है। इसमें क्या करेंगे गाइस, हम एक लाइट सोर्स S बना लेंगे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा, वही सेम यहाँ पर भी वही प्लेट P जो हमारी सेमी सिल्वर्ड कोटेड है, यानी इस पर जो कोटिंग हुई है वो सेमी सिल्वर्ड हुई है। यहाँ से क्या होगा गाइस, हमारी सेम लाइट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोटिंग नहीं है, तो यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हुई और हमारी M2 यानी जो हमने उसी इससे पहले वाले डायग्राम में बनाया था M2, ये M2 वही मिरर है, तो उससे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वापस रिफ्लेक्ट होकर आकर यहीं पर यहाँ से इंसिडेंट होकर नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी केस में गाइज कुछ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि M1 से टकराकर वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो गाइज ये डिस्टेंस सेम रहेगी L M1 के लिए और M2 के लिए, जो हमने प्रीवियस डायग्राम में भी रखी थी। ये डिस्टेंस P से लेकर M2 के लिए L रहेगी और P से लेकर M1 के लिए L रहेगी। तो गाइज जब ये v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो हमें देखने में ये इफेक्ट मिलेगा कि जैसे ये लाइट ऊपर की तरफ स्ट्रेट न जाकर कुछ इंक्लाइन होकर जा रही है और इसी इंक्लाइन एंगल के साथ भी वापस आ रही है, तो गाइस चलिए ये ही इफेक्ट वेलोसिटी के कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेम एक इमेजिनरी मिरर बना लेंगे M1 डैश,
और यहाँ पर एक इमेजिनरी मिरर M2 डैश यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। तो गाइस ओरिजिनली ये लाइट यहाँ पर जा रही थी, लेकिन हमें ऐसा आभास हुआ कि ये कुछ इस एंगल से जा रही है। तो गाइस ये यहाँ पर M1 से टकराकर वापस उसी एंगल के साथ वापस आ रही है। तो चलिए गाइस यहाँ से P से लेकर और Q की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। अब हमारा क्या है, जो फ्रेम है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी v इंटू टी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे फ्रेम है यही v वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर लाइट पर v का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अपर डायरेक्शन में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारी ct होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी c, क्योंकि अपर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी केवल सामने वाली डायरेक्शन में है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो अपर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा किसका, v का। तो अपर डायरेक्शन में जब ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी रेज, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहाँ से P से और M1 डैश की डिस्टेंस ये हो जाएगी गाइस हमारी ct, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है स्पीड की, c, और टाइम t है। उसी तरह से यहाँ पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो P और Q की वेलोसिटी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी गाइज हमारी वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की v इंटू टी, वी टी। भाई ये डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी l की तरह ही, l। गाइज यहाँ पर एक सेम इमेजिनरी मिरर बना लेंगे जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन है, ऐसा हमें आभास होगा केवल। इन P M1 डैश एंड Q इन राइट एंगल ट्रायंगल P M1 डैश और Q में। तो गाइज ये ट्रायंगल मैं एक अलग पेपर पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम P M1 डैश और P1 और Q पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। तो गाइज M1 से Q की डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी L, P से Q की डिस्टेंस सेम रहेगी VT, और P से M1 डैश की डिस्टेंस सेम रहेगी CT, जो कि वहाँ पर डायग्राम में भी दिखाई गई है। तो गाइज P से M1 डैश की डिस्टेंस CT, P से Q की डिस्टेंस VT और M1 डैश से Q की डिस्टेंस L हमने वहाँ पर ट्रायंगल में बना ली है। इन राइट एंगल ट्रायंगल P M1 डैश Q, P M1 डैश और Q, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो गाइस सेम यही फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी CT का स्क्वायर CT, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू VT का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण सबसे लंबी भुजा ये वाली। CT का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार, यानी VT का स्क्वायर और लंब L का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे गाइस, VT को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा ये मेरा CT स्क्वायर माइनस VT इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ इन दोनों में मैं T स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो T स्क्वायर, तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। और T स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा, तो T स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। और T क्या हो जाएगा गाइज मेरा, T इक्वल्स टू अंडर द रूट L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर L के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L हमारा बाहर आ जाएगा, L अपॉन अंडर द रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब क्या करूँगा गाइज, मैं यहाँ से C स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, यानी जो मेरे पास टर्म आ जाएगी इक्वल्स टू
एल अपॉन अंडर द रूट, यहाँ से मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो अंडर द रूट में मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ में सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बचेगा गाइस 1 माइनस, क्योंकि सी स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड हो गया तो 1, और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब गाइस स्क्वायर से अंडर द रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी मेरी एल अपॉन सी अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गाइस अंडर द रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ एल अपॉन सी ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा गाइस एल अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2। तो चलिए इस टर्म को आगे सोल्व करते हैं। तो इस टर्म को मैं ऊपर लिख लेता हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, वन माइनस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन को केवल इस टर्म तक सोल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ पर एन की ये टर्म देख लेते हैं, 1 माइनस माइनस एक्स एक्स, ये टर्म हमारी एक्स का काम कर रही है और एन का काम हमारा -1/2 कर रहा है। तो इस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, एन की मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगी, यानी ये पूरा एक्स है, इसमें एन की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी टी इक्वल्स टू एल अपॉन सी, और 1 ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी, यानी 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी वी स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर हम ये रिफ्लेक्टेड रेज के लिए सोल्व कर रहे थे। तो टोटल टाइम कितना लिया उसने, जाने में लगा समय ये वाला और आने में लगा समय, यानी 2t। टोटल टाइम क्या हो गया, जाने का टाइम और आने का टाइम। ये रिफ्लेक्टेड रेज थी। रिफ्लेक्टेड रेज मैंने उसे माना जो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर M1 की तरफ चली गई थी, ऊपर M1 की तरफ चली गई थी, और ट्रांसमिट रेज उसे माना जो ट्रांसमिट होकर M2 की तरफ चली गई थी। रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये जाने वाली रेज और आने वाली रेज। तो टोटल टाइम कितना लगा 2t। तो टोटल टाइम हम यहाँ पर निकाल लेंगे। नाउ टोटल टाइम बाय दिस, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई थी, रिफ्लेक्टेड रेज, तो वो गाइज हो जाएगा हमारा, हमने जो ट्रांसमिट हुई थी उसे T1 एज्यूम किया था, तो इसे हम T2 से डिनोट कर लेंगे, T2 इक्वल्स टू 2t। अब यहाँ पर 2 की मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा इस हमारा 2L अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। तो गाइज ये जो मेरी इक्वेशन आई है ये मेरी किसके लिए आई है, रिफ्लेक्टेड रेज के लिए। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। जो अभी हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है वो रिफ्लेक्टेड रेज के लिए की है, यानी जो यहाँ से रेज यहाँ पर टकराई और वो M1 की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसके केस में जो हमारी टाइम था वो कितना था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यानी जाने में लगा समय और आने में लगा समय। ये टोटल टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया है। और ट्रांसमिट के लिए हम ये वाला कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेकर M2 तक जाने में लगा समय, और यानी जाने वाला और आने वाला, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में किया था। तो ये जो टाइम था, ये इक्वेशन जो हमने सोल्व की थी ये हमारी ट्रांसमिट रेज के लिए थी, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं।
जो रेज ट्रांसमिट हुई थी उसके जाने में लगा समय और उसको आने में लगा समय, ये उसके लिए था। नाउ टाइम डिफरेंस, अब टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेज। तो गाइस टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे क्योंकि टाइम डिफरेंस से ही हम पाथ डिफरेंस मेजर करेंगे। तो चलिए टाइम डिफरेंस मान लेते हैं डेल टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। और गाइस T2 और T1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर पुट कर देंगे। T2 की वैल्यू, ये वैल्यू वहाँ पर पुट करते हैं और T1 के लिए ये वैल्यू वहाँ पर पुट करते हैं। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब यहाँ से हम 12/c कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस v² अपॉन 2c² माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा गाइज हमारा 1, ये माइनस के कारण -1 और माइनस के कारण माइनस v² अपॉन c²। अब गाइज इसे आगे सोल्व कर लेते हैं 12/c, और यहाँ पर गाइज माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा गाइज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये गाइज यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर टर्म बचेगी हमारी v² अपॉन 2c² माइनस v² अपॉन c²। तो गाइज ये हमारे यहाँ पर पूरी वैल्यू है। v² अपॉन c² सिंगल है और v² c अपॉन c² क्या है, हाफ है। तो 1 में से यानी फुल में से हाफ को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाफ बचेगा, यानी हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 v² अपॉन c² है। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, और ये फुल, यानी ये पूरी वैल्यु है और ये हाफ है। तो पूरी वैल्यू में से हाफ वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा गाइज, हाफ वैल्यू बचेगी, मीन्स 12/c, और यहाँ बचेगी हमारे पास v² अपॉन 2c², हाफ। ये गाइज फुल माइनस के कारण यहाँ पर ये माइनस आएगा, माइनस केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है तो हम माइनस को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो गाइज देखते हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा L v² अपॉन c³, यानी डेल टी इक्वल्स टू L v² अपॉन c³। तो गाइस टाइम डिफरेंस हमारा आ गया है L v² अपॉन c³। नाउ पाथ डिफरेंस, गाइस टाइम डिफरेंस हमने देख लिया, पाथ डिफरेंस देख लेते हैं। पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम डिफरेंस। तो गाइस स्पीड ऑफ लाइट, पाथ डिफरेंस को केवल डेल्टा से हम शो कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट c इंटू डेल्टा टी, c इंटू और डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये आई है, तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे L v² अपॉन c³। तो पाथ डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये L v² अपॉन c², क्योंकि एक c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा L v² अपॉन c²। Let's in this path difference n waves of wavelength lambda is showing interference delta equals to n lambda। यानी हमने देखा कि इस पाथ डिफरेंस में हमने मान लिया कि n वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, जो कि सभी इंटरफेरेंस शो करेंगी। इसे हम इक्वेशन नंबर
4 मान लेते हैं। तो गाइस थर्ड और फोर्थ को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल रखने पर हमें क्या मिलेगा, ये इसके इक्वल होगा। तो n लैम्बडा इक्वल्स टू एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम n की वैल्यू यानी फ्रिंज की वैल्यू निकालेंगे n इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्बडा। ये लैम्बडा की मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर हो जाएगी। तो गाइज n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इनकी वैल्यू हमें पहले से ही दी होती हैं, तो उन वैल्यू को हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर कर n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू यहाँ पर होगी 11 मीटर, और लैम्बडा यानी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू क्या होगी, ये होती है हमारी 5500 एंगस्ट्रॉम। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारी हो जाएगी गाइज 5500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। अब क्या करेंगे गाइज, इसे हम और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा 55 इंटू 10⁻⁸ मीटर। सी की वैल्यू हमें बताई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की जो स्पीड है वो कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर सेकंड, या हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में। इन सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करते हैं। तो गाइस इन वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने पर n इक्वल्स टू एल 11 इंटू वी 3 इंटू 10⁴ इंटू 3 इंटू 10⁴ वी का स्क्वायर था तो हमने ये 2 बार वैल्यू यहाँ पर रख दी है। सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू लैम्बडा 55 इंटू 10⁻⁻8, n इक्वल्स टू 0.2। तो गाइस जब हम इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमें n की वैल्यू 0.2 मिलेगी। फ्रिंज शिफ्ट हुई है यानी फ्रिंज की जो शिफ्टिंग है वो 0.2 हुई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ईथर नामक जो मीडियम है वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरेटिकल डेरिवेशन। दिस थ्योरेटिकल डेरिवेशन ये हमें प्रूव होता है कि कोई भी एक हाइपोथेटिकल मीडियम हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेजेंट है, जिसके कारण वेव प्रोपेगेट होती हैं। तो गाइस क्योंकि यहाँ पर फ्रिंज चेंज की वैल्यू हमारी 0.2 हमें यहाँ पर मिली है, तो गाइस यहाँ पर n इक्वल्स टू 0.2 फ्रिंज शिफ्ट हमें मिला था, यानी फ्रिंज शिफ्ट हो रही थी 0.2, जबकि एक्चुअल में ये a के इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन ये 1 से बहुत ही कम थी। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इसे नेगलेक्ट छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू हमें थ्योरेटिकल मिली तो है, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते, इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम। सो इफ सच टाइप ऑफ मीडियम लाइक ईथर एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू दिस फ्रिंज चेंज, सच टाइप ऑफ मीडियम लाइक ईथर एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। गाइस ये वैल्यू हमें बताती है कि कोई ईथर टाइप कोई भी मीडियम जो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, देयर मस्ट बी ए फ्रिंज शिफ्ट ऑफ 0.2, क्योंकि ये 0.2 फ्रिंज शिफ्ट हुई है। बट इन एक्चुअली माइकलसन मोर्ले परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स। माइकलसन मोर्ले ने अपना एक्सपेरिमेंट सेवरल यानी कई बार किया था, इन डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशन में और डिफरेंट वेदर कंडीशंस में। बट नो फ्रिंज शिफ्ट वाज ऑब्टेन्ड, लेकिन उन्हें कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिला था, उन्हें कोई भी यानी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिला था। दिस इज नोन एज नेगेटिव रिजल्ट। ये उनका क्या कहलाता है, नेगेटिव रिजल्ट। यानी थ्योरेटिकली हम ड्राइव करके हमने देखा तो हमें शिफ्ट चेंज कुछ ना कुछ मिला, यानी 0.2 मिला, 1 से कम मिला, लेकिन वैल्यू हमने नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में थ्रू इंस्ट्रूमेंट जो माइकलसन मोर्ले ने डिफरेंट सिचुएशंस में और डिफरेंट वेदर कंडीशंस में इसकी स्टडी की,
उन्हें कोई भी शिफ्ट चेंज नहीं मिला। शिफ्ट चेंज क्या मिली? ज़ीरो मिला उन्हें। तो जो कि एक नेगेटिव रिजल्ट बताता है कि ईथर नामक कोई भी मीडियम हमारे अर्थ के सराउंडिंग नहीं है ड्यू टू एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। बट थ्योरेटिकली shift change या fringe change we get, so we can say that there is a ether exist in atmosphere। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।